ये आकाशवाणी है। महात्मा की प्रतीक्षा। आज प्रस्तुत है R.K. नारायण के अंग्रेजी उपन्यास वेटिंग फॉर महात्मा के रेडियो नाट्य रूपांतर की दूसरी और अंतिम कड़ी। नाट्य रूपांतरकार हैं K.P. रंगाचारी और हिंदी अनुवाद किया है नेमीचंद्र जैन ने। नाटक के निर्देशक हैं दीनानाथ। तो आइए सुनते हैं ये नाटक महात्मा की प्रतीक्षा। कितने दिन तक इसका हमारी दीवारों पर रहना जरूरी है? जब तक यह काम पूरा न हो जाए। इसका क्या मतलब है? इसमें अंग्रेजों से भारत छोड़कर चले जाने की मांग है। पर अगर वो चले गए तो क्या होगा? देश में कौन राज करेगा? हम खुद राज करेंगे। क्या महात्मा जी हमारे महाराजा हो जाएंगे? अब सब एक साथ। भारत छोड़ो! भारत छोड़ो! खामोश! ये आप क्या कर रहे हैं जनाब? आप इन्हें बिगाड़ रहे हैं। कैसे? इन्हें राजद्रोह सिखलाकर पुलिस हमारे पीछे लग जाएगी। आप हमें जेल खाने भिजवाना चाहते हैं? क्यों नहीं, आपसे बड़े बड़े लोग वहां चले गए हैं। हमारे मास्टर साहब ठीक कहते हैं, सरकार को नाराज करने से क्या फायदा? नाराज ही नहीं, आपको इस सरकार को मानना ही नहीं चाहिए। उसे कोई कर न दीजिए। वे यहाँ से हजारों मील दूर रहते हैं, उन्हें कर देने से क्या लाभ? देखा, ऐसे लोगों को आजाद नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा यहाँ पुलिस चौकी बनाने की मांग करता था। यहाँ कोई पुलिस का सिपाही होता तो इस आदमी की इस तरह आकर हमें लेक्चर देने की हिम्मत न पड़ती। क्या तुम फिरंगी के लिए कुछ लिख रहे हो? बिल्कुल नहीं, पढ़ नहीं सकते? तुमने ये संदेश हर जगह लिखा नहीं देखा? तो तुम उन लोगों में से हो। जाओ यहाँ से। ये फिरंगी बड़ा खराब आदमी है, हरदम बंदूक साथ रखता है, कहीं तुम्हें गोली ना मार दे। तुम चले जाओ। इस फिरंगी में हिम्मत हो तो मारे मुझे गोली, और मारे भी तो अपने देश के लिए शहीद होना गर्व की बात है। तुम्हें जो देखे सो करो। तुम्हें होशियार करना मेरा फर्ज था, सो कर दिया। हेलो, आप कौन हैं? मैं एक संदेश लाया हूँ। हो, अच्छा, कहाँ से? महात्मा जी से। क्या? महात्मा गांधी से। अच्छा, क्या संदेश है? कि आप भारत छोड़ दें। ये आप किस लिए कहते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक संदेश आपको दे रहा हूँ। हो, ठीक है, भीतर आ जाइए, कुछ पीजिए। नहीं, मैं शराब नहीं पीता। हो, हाँ, मेरा मतलब शराब से नहीं था। आप चाहे जो चीज लें, शरबत, कॉफी, चाय। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हो, आप थके हुए लग रहे हैं। भीतर आइए, कुछ बातचीत ही करेंगे। आइए। बॉय, बॉय, 2 ग्लास संतरे का रस। हाँ, ये आइए, बरामदे में बैठेंगे। ये सब आप कैसे करते हैं? क्या करता हूँ? ये इतनी दूर ये सजावट और विलास की चीजें कैसे आती हैं? I see. मैं इन्हें विलास की चीजें नहीं समझता दोस्त। जबकि यहाँ लाखों लोगों के पास खाना नहीं, घर द्वार नहीं। हमारे भगवान से प्रार्थना है कि उन सबको जल्दी से जल्दी भरपेट खाना ही नहीं, रहने को सुंदर मकान भी मिले। इससे भी बेहतर ये तो यूं ही काम चलाऊ है। जी, आपकी भी तो यही प्रार्थना है। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है महात्मा जी के आदेश का पालन करना। well, उन्होंने क्या आदेश दिया है? हम लोग चरखा चलाएंगे, खादी पहनेंगे, विलास की चीजों से बचेंगे और भारत में भारतीयों का राज स्थापित करेंगे। पर आप लोगों ने इसका मौका तो गंवा दिया है। आप नहीं सोचते क्रिप्स प्रस्ताव ठुकराकर आप लोगों ने ठीक नहीं किया? महात्मा जी ऐसा नहीं सोचते? हो, लीजिए, रस आ गया है, आपके स्वास्थ्य के लिए और सौभाग्य के लिए। धन्यवाद। एक ग्लास और लीजिए। नहीं नहीं नहीं, धन्यवाद। मैं अब चलूंगा। आपके दरवाजे पर जो संदेश मैंने लिखा है उसे मिटाइएगा नहीं? नहीं, नहीं मिटाऊंगा। ये तो यादगार की तरह है, इसे गर्व से सुरक्षित रखूंगा।
पर आप देश से जाएंगे नहीं, यानी छोड़ेंगे नहीं? वेल, मेरे ख्याल से नहीं। आप ये देश छोड़ना चाहते हैं? मैं क्यों छोड़ूंगा? मेरा तो जन्म यही हुआ। दुर्भाग्य से मेरा जन्म तो यहाँ नहीं हुआ, पर मैं आपसे कहीं ज्यादा अरसे से यहाँ रहता हूँ। आपकी क्या उम्र होगी? 27, 28 का होने वाला हूँ। पर इससे क्या फर्क पड़ता है? जब मैं यहाँ आया था तो आप ही की उम्र का था, और आज मैं 62 साल का हूँ। देखिए, यह भी तो मुमकिन है कि इस देश से मुझे भी उतना ही लगाव हो जितना आपको है। पर मैं तो भारतीय हूँ। एक तरह से मैं भी तो हूँ, और मेरे द्वारा शायद यहाँ के लोगों की कुछ भलाई भी होती है। मेरे यहाँ खेतों में 5000, कारखाने में 200 मजदूर बाबू काम करते हैं। ये आप अपने लाभ के लिए करते हैं। आप सोचते हैं हम सिर्फ आपके नौकर हो सकते हैं और कुछ नहीं। ये आपका विचार है कि मैं ऐसा सोचता हूँ। आपको डर नहीं लगता? आप बिल्कुल अकेले हैं। अगर भारतीय आपको निकालने का निश्चय करें तो आपके लिए खतरा पैदा हो जाए। शायद मुझे हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा, पर एक बात बिल्कुल पक्की है। वो क्या? मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। क्योंकि महात्मा जी आपके सच्चे मित्र हैं। वे चाहते हैं कि यह लड़ाई बिल्कुल अहिंसात्मक ढंग से चलाई जाए। यस, जरूर, ये भी एक बात है। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नमस्कार। अरे, मेरी देवी आधे रास्ते में ही मिल गई। तुम्हें क्या हो गया है? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अरे, कौन है यहाँ देखने और सुनने वाला? जैसे कोई बड़ी भीड़ जमा हो। इतने नाराज लग रहे हो? मैं बापू को लिखकर बता दूंगी कि तुम बहुत ही क्रुद्ध नौजवान हो। तुम उन्हें यह लिखना कि हमने विवाह कर लिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता श्रीराम। नहीं क्यों? अब हमें कोई नहीं रोक सकता। देवता भी ऐसे विवाह करते हैं। मैं जानती हूँ, मगर मैं हमेशा जानता था तुम मेरी पत्नी हो। अभी नहीं, बापू की अनुमति की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वो तुम्हें कैसे मिलेगी? मैं कल ही उन्हें लिख दूंगी। और अगर वे अनुमति न दे तो तुम किसी और से विवाह कर लेना। मैं तुम्हें पसंद नहीं। बताओ बताओ मुझे। पसंद न होते तो मैं यहाँ आती या तुमसे मिलती ही नहीं। पर क्या फायदा है? अच्छी बात है, जो चाहो करो। बापू के राजी होते ही हम विवाह कर लेंगे। पर वे राजी हुए तभी ना। अभी नहीं बिटिया, मैं सब कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ कि वे छिपे हुए हों तो बाहर निकल आएं। मैं चाहता हूँ कि तुम पास के पुलिस थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दो। अपने शिष्य को भी साथ लेती जाना। भगवान तुम दोनों का भला करे। अभी नहीं, इसका क्या अर्थ है? इसका इतना ही मतलब है, अधिक कुछ नहीं। बापूजी की बात समझना कभी कठिन नहीं होता। मैंने तो सोचा था कि वे आशीर्वाद भेजेंगे। तुम समझते नहीं। सुनो, इससे तुम्हें निराशा नहीं होती? मेरे पास सोचने को और बहुत सी बातें हैं। कौन सी हैं वे बातें? मैं जेल जा रही हूँ। भारती, तुम यह नहीं कर सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें भी चलना पड़ेगा। नहीं, बापू से कह दो मैं नहीं जा सकता। मैं नहीं जाऊंगा। इतने महीनों के संपर्क और काम के बाद ऐसी बात तुम कैसे कह सकते हो? बापू ने जो कुछ कहा है उसके सिवाय और कुछ हम कैसे कर सकते हैं? अगर मैं जानती कि बापू की बात का तुम ऐसा निरादर करोगे तो। ओहो भारती, मुझे इस तरह गलत समझकर मेरी परेशानी को और न बढ़ाओ। मैं महात्मा जी की भक्ति करता हूँ, तुम जानती हो यह बात। मैं सिर्फ थोड़ा वक्त चाहता हूँ सारी बात पर विचार करने के लिए। मैं सिर्फ अपनी दादी की बात सोच रहा हूँ। मैं जेल जाने के पहले उससे मिलना चाहता हूँ। एक बार उनसे मिलने के बाद आत्मसमर्पण कर दूंगा। उससे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है श्रीराम, मुझे दुख है कि मैंने तुम्हारी बात गलत समझी। मैं अब चलूं? इतनी जल्दी जाना जरूरी है? हाँ, मुझे देर होती जा रही है। सुनो, अब हम जब भी मिलें और जहां भी मिलें, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी? नहीं भूलूंगी। तुम नाराज ना हो तो भारती, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो। ये सब खत्म होने के बाद अगर बापू अनुमति दे दें तो तुम वादा करती हो मुझसे विवाह करोगी? हाँ, वादा करती हूँ। एक दिन जगदीश नाम का व्यक्ति अकस्मात आया
और उसने राष्ट्रीय कार्यकर्ता के रूप में अपना परिचय दिया। आप श्रीराम हैं ना? हाँ। मैं जगदीश हूं। मैं भारती को भी जानता था। हम लोग सभी एक जैसे ही काम में लगे हैं। कहाँ है वह? नजरबंदी में। ये तो पता नहीं कहां, पर उसकी पुलिस को आत्मसमर्पण करने से पहले हमारा एक कार्यकर्ता उसे मिला था। वो आदमी कहाँ है? उसने भी पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया है। उसके पहले उसने आकर मुझे बताया था। क्या आप भी जा रहे हैं? नहीं, मुझे और भी काम है। आपको ये चीज अपने पास ही रखनी पड़ेगी। ये क्या है? ये एक तरह का रेडियो है। इससे समाचार भेजे भी जा सकते हैं और पाए भी जा सकते हैं। इतने दिनों ये मेरे स्टूडियो में रखा था, पर आजकल पुलिस बहुत चौकन्नी हो गई है। इसे जरूर यहाँ छोड़ दीजिए आप। इसे यहाँ मूर्ति के पीछे ही छिपा रहने दें और किसी की नजर न पड़े, इसका कोई रास्ता सोचें। पता नहीं ये सब गोपनीयता और लुका छिपी ठीक भी है या बापू शायद इसे ठीक न समझे। हम लोग एक युद्ध लड़ रहे हैं, महात्मा जी अपने ढंग से और हम अपने ढंग से। हमारे लक्ष्य एक ही हैं। पर मैं तो समझा था कि हम सब महात्मा जी के आदेशों का पालन कर रहे हैं। जरूर जरूर, मैं भी बड़ा पक्का अनुयायी था, अब भी हूं, पर वो हमारा मार्गदर्शन करने को मौजूद नहीं। हम क्या करें? उन्होंने हम सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार काम करते रहने की अनुमति दी है, पर अहिंसक ढंग से। अवश्य, छिपाना हिंसा नहीं है। और इस प्रकार श्रीराम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की गुप्त कार्रवाइयों में उलझ गया। वो रंगून, सिंगापुर और टोक्यो के प्रसारण सुनता और उनके समाचार बुलेटिन तथा गुप्त कार्यकर्ताओं के लिए अन्य संदेशों को लिपिबद्ध करता। अंधेरे में वो क्रांतिकारी पर्चे बांटता। एक बार वो सैनिक शिविर में घुसकर वहां टोक्यो से प्रसारित सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज के नाम संदेश भी बारकों में रखाया। ये उतरा हुआ चेहरा और खोई खोई नजरें किस लिए दोस्त? मुझे शक है कि तुम अपने विचारों को एक व्यक्ति के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा मंडराने देते हो, ठीक है ना? हाँ, मैं सोच रहा था। ये बेकार की उलझन है। सरकार समझती है कि तुम दोनों को अलग रखना ही तुम्हारे हित में है। तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि उसे कहाँ रखा गया है। हाँ, यह तो है। पर मैं जानता हूं वो कहाँ है। मेरे अपने पता लगाने वाले हैं। वो किसी जेल में नहीं है, क्योंकि सारी जेलें भरी पड़ी हैं। उसे एक अस्थाई जेल में रखा गया है। पुराना कसाई खाना जानते हो ना? कुछ दूसरी महिला कैदियों के साथ वो वहीं है। तुम्हें कैसे पता? मैं वहां काम करने वाले एक चौकीदार को जानता हूं। वो मेरा पुराना ग्राहक है, इसलिए मुझसे खुश है। मिलने की इच्छा हो तो वो तुम्हारी मदद कर सकता है। सच? ऐसा हो सकता है? भला आदमी है। खतरा उठाकर भी वो तुम्हारे भारती से मिलने और आध घंटा बातचीत करने का इंतजाम करवा देगा। कब? कब? तुम अपना काम होशियारी से पूरा कर दोगे तब। तुम्हारा मतलब है मेरे काम का ये इनाम होगा? हाँ, यही मतलब है। अच्छे काम का पुरस्कार मिलना ही चाहिए। मेरे अच्छे काम से किसका लाभ होगा? देश का और किसका। इंग्लैंड के लिए खनिज पदार्थ भरकर एक गाड़ी रेलवे स्टेशन से जाने वाली है। वो बंदरगाह नहीं पहुंचनी चाहिए। पहुंच गई तो इंग्लैंड से उसे बंदूकों के पुर्जे तथा न जाने और क्या क्या बनकर हमारी बर्बादी के लिए आएंगे। इस काम में मदद के लिए तुम्हारे सिवा कोई और मुझे नहीं सूझता। पुलिस ने शीघ्र ही श्रीराम की फोटो प्रकाशित करके उसका पता बताने के लिए इनाम की घोषणा की। यह अनिवार्य ही था, पर श्रीराम को इसकी कोई चिंता न थी। वो तो अपने पुरस्कार की बात सोच रहा था। भारती से उसकी मुलाकात तुरंत न हो सकी। जगदीश ने समझाया कि जब तक उसकी मूछें इतनी बड़ी न हो जाएं कि उसे पहचाना न जा सके, तब तक ये ठीक नहीं। आखिरकार मूछें बढ़ गईं और वो बदले हुए वेश में भारती से मिलने पहुंचा। सुनो, कहाँ है वह? सुनो, वह नहीं आ रही। नहीं आ रही? नहीं, लो ये पकड़ो, अब जाओ, इसे बाद में पढ़ना। लेकिन वह क्यों नहीं आ सकती? जल्दी जाओ, उसने सब कुछ इसमें लिख दिया है। आज मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। इस तरह मिलना बड़ा अपमानजनक लगता है। बापू ने हमेशा कहा है कि लुका छिपी सम्मानजनक नहीं। जेल में हमें या तो नियमों का पालन करना चाहिए या फिर संभव हो तो खुल्लम खुल्ला सत्याग्रह करके उन्हें बदलना चाहिए। मुझे क्षमा करना, हम फिर मिलेंगे, पर उसके पहले जाकर अपनी दादी से मिलाना। यहाँ एक नज़रबंद ने मुझे बताया कि वह बहुत बीमार है। अपने प्राणों को संकट में डालकर भी उसे देखने जाना तुम्हारा फर्ज है। देखो, कहीं जाने में देर न हो जाए। श्रीराम अपनी दादी को देखने पहुंचा
और इस प्रकार गिरफ्तार हुआ। उठो। क्यों? क्या चाहते हैं आप? तुम गिरफ्तार हो। हम बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश कर रहे थे। हाँ, मैं जानता हूँ। और इनाम किसे मिलेगा? हम जानते हैं कि इस विशेष कारण से तुम यहाँ आए हो, और हम कोई बतंगड़ नहीं बनाना चाहते। तैयार हो लो और चलो। ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। बहुत देर न लगाना। और देखो मेरे पास हथियार हैं, भागने की कोशिश मत करना। कौन था? कोई मिलने आया था। अच्छा हुआ तुम आ गए। भले लड़के हो, लोगों के बहकावे में ना पड़ो। मेरे साथ रहो, मुझे छोड़कर ना जाना। अभी तो मुझे जाना है, पर मैं वापस आऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं। श्रीराम को सेंट्रल जेल में नजरबंद किया गया। दिन, हफ्ते, महीने एक के बाद एक बीतते गए, सब एक जैसे, बिना किसी अंतर के। धीरे धीरे श्रीराम इस जीवन का अभ्यस्त हो गया। अब वहां के जीवन में जो छोटे मोटे उत्तेजना के अवसर आते, उनकी वो प्रतीक्षा करता। दिन में उसे तरह तरह के काम करने पड़ते और हर कोटि के अपराधी से काम पड़ता। इस सब से उसका मन तीव्र निराशा के अंधकार से बचा रहता। पर रात में जब सब कैदी सोकर खर्राटे भरने लगते, तो अकेलापन उसे घेर लेता और वो अपने भीतर डूब जाता। उसका मन बार बार भारती की ओर भागता। आखिरकार एक हमदर्द वार्डर समाचार लाया, महात्मा गांधी भारत के सम्राट बनेंगे। कुछ लोग इंग्लैंड से प्रस्ताव लेकर आए। बेकार बात मत करो। वो लोग कैसे इस बात पर राजी हो सकते हैं कि महात्मा जी भारत के राजा हो जाएं? उन्होंने तो महात्मा जी को इसी डर से जेल में डाल रखा है कि कहीं वो सचमुच ना बन जाए। तुम्हें नहीं पता? लगता है वे अब जेल में नहीं हैं। सचमुच नहीं है? उन्हें तो बहुत दिन पहले ही छोड़ दिया गया था, क्योंकि वो बीमार थे। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। अच्छा? यह घास काटने एक औरत आती है, उसने मुझे बताया। और सारे कैदी अटकलें लगाने लगे कि बाहर क्या हो रहा है और उनका क्या होगा। एक दिन उस हमदर्द वार्डर की मेहरबानी से चुपचाप एक अखबार मिल सका। उसने पढ़ा कि राजनीतिक परिवर्तन तुरंत होंगे, देश का विभाजन किया जाएगा। मैंने अपने हाथ से सारी दीवारों पर भारत छोड़ो लिखा था, और देखो ये होकर रहा। फिर एक दिन आया जब उसे जेल अधिकारी के बगल वाले कमरे में ले जाया गया। वहां मुख्य वार्डर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। आपका नंबर? 67। 6-7। जी साहब। नंबर 6-7। नाम श्रीराम। ये आपके हैं? हाँ, ये मेरे कपड़े हैं। अब आप अपने कपड़े पहन लीजिए। अब आप कैदी नहीं रहे। नहीं नहीं, यहां नहीं, उस अलमारी के पीछे जाकर बदल लीजिए। अब इनका मैं क्या करूं? अपनी जेल की वर्दी वहीं मेज पर छोड़ दें। अब आप आजाद हैं, आपको रिहा किया जाता है। इधर से नहीं, दरवाजा खुला है। तुम्हारी खबर पाकर खुशी हुई। दिल्ली आ जाओ। बिरला हाउस, नई दिल्ली। हमारा कार्यक्रम निश्चित नहीं। हम बापू के साथ बिहार जा रहे हैं। वहाँ अशांति है। तुमसे बहुत सी बातें करनी है। दिल्ली हम 14 जनवरी को पहुँचेंगे। उसके बाद चाहे जिस दिन आ जाओ, हम सबको तुमसे मिलकर खुशी होगी। भारती। कहो कहो। इतने दिनों बाद मिलकर कितना अच्छा लगता है। सचमुच कितना अच्छा। तुम अच्छी लग रही हो। तुम थकी हुई लगती हो। नहीं, वो कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो चले। भारती। बोलो, क्या बात है? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। बस इतना ही कि तुमसे फिर मिलकर मैं कितना खुश हूँ। आज तुम्हें यही सोना पड़ेगा। ठंड तो होगी, पर मैं तुम्हारे लिए कंबल भेज दूंगी। कंबल नरम नहीं है, पर उनमें गर्मी है। सब ठीक है। सुनो, कुछ देर और ठहरो। पर तुम दूर रहो। क्या? मैं अब भी अछूत हूँ।
बापूजी ही फैसला कर सकते हैं। तुमने उनसे बात की है? हाँ, कई बार, पर उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। क्यों? क्या वे नहीं चाहते कि हम विवाह करें? शायद ऐसा तो नहीं, पर सचमुच उन्हें इस पर विचार करने का वक्त ही नहीं मिला। इतने सारे काम हैं। यह तो ठीक ही है। हमारा विवाह कोई राजकाज की समस्या तो नहीं। उन्हें क्यों इतनी चिंता हो? तुम अन्याय कर रहे हो श्रीराम। बापू को राजकाज के मामलों में तनिक भी दिलचस्पी नहीं। मनुष्यों का दुख ही उन्हें सहन नहीं होता, और सबसे अधिक कष्ट बापू को होता है स्त्रियों के कष्टों से। कितनी स्त्रियों का सम्मान नष्ट हुआ, उनका घर बार बच्चे कुछ नहीं रहे। ऐसा क्यों होता है? 15 अगस्त को जब सारा देश खुशियां मना रहा था और स्वाधीनता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए यहाँ इकट्ठा था, जानते हो बापू उस दिन कहाँ थे? कलकत्ते में, जहाँ दंगे फिर से शुरू हो गए। बापू ने कहा कि उनकी जगह वहाँ है जहाँ लोग दुख उठा रहे हैं, वहाँ नहीं जहाँ समारोह मनाया जा रहा है। बड़ा दर्दनाक अनुभव रहा होगा। अब तुम समझ सकते हो मैं महात्मा जी से अपनी समस्या के बारे में क्यों बात नहीं कर सकती थी। फिर भी मैंने कई बार कोशिश की, जब भी मौका मिला, पर वे कुछ कह पाते इसके पहले ही कुछ न कुछ बाधा पड़ जाती। उन्हें मेरी याद है? वे कभी किसी को नहीं भूलते। मुझे लगा कि अभी अवसर नहीं आया है, पर कल हम लोग एक साथ बिरला हाउस चलकर उनसे मिले, और अवसर मिले तो उनसे पूछें। और अगर वे कह दें नहीं? मैं अभी भेजती हूँ कंबल। ओ, पूरा महल है। कितने बड़े मैदान है, नहीं? बापू अपनी संध्या की प्रार्थना सभा रोज यही करते हैं। वे रहे। अरे, वे तो अकेले नहीं है। हमारे यहाँ होने से लोगों को एतराज तो नहीं होगा ना? लगता है किसी गंभीर मामले पर बातचीत चल रही है। उनके चेहरों को देखो। पर बापू ने यहीं ठहर कर मौका ढूंढने को कहा था। मैं ठीक वक्त पर खिड़की से झांककर अपना चेहरा दिखा दूंगी, वे मुझे बुला लेंगे, या खुद 1 मिनट को बाहर आ जाएंगे। सच पूछो तो मैं इस मुलाकात के लिए बहुत उत्सुक नहीं। मैं तो सोच कर ही कांप उठता हूँ। चिंता न करो, बापू से बात करने का मौका ऐसे ही मिल सकता है। वे कुछ कमजोर नहीं लग रहे? हाँ, उनके पिछले अनशन ने उन्हें बिल्कुल थका दिया है। देखो भारती, क्या आज उन्हें परेशान करना ठीक होगा? शायद व्यस्त तो वे सदा ही रहते हैं, बस यही उपाय है। आओ। मुझे विश्वास नहीं होता भारती, मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ। देखूं? सोए नहीं हो, इसलिए सपना भी नहीं देख रहे। पर मुझे अभी तक यकीन नहीं आता। तुमने सुना बापू ने क्या कहा? कल सवेरे पहला काम यही होगा। तुम्हें एतराज न हो तो मैं तुम्हारा पुरोहित बनूंगा। मैं बड़ा लापरवाह पिता रहा हूं। अब मैं खुद आकर बेटी को सौंपूंगा। कल सवेरे सबसे पहले, बाकी सारे काम उसके बाद। यही कहा था उन्होंने, याद नहीं तुम्हें? मिनट भर पहले तो सुना था। जानता हूँ, फिर भी विश्वास नहीं होता। अच्छी बात है, मत करो विश्वास। तुम्हें होता है क्या? तुम्हें विश्वास होता है कि सारी प्रतीक्षा और अनिश्चय के बाद कल सचमुच हम लोगों का विवाह हो जाएगा? हाँ, मुझे विश्वास होता है। बापू जो भी कहते हैं मैं उस पर विश्वास करती हूँ। तुम भाग्यवान हो। ये भाग्य नहीं, ये आस्था है। यही कारण है कि क्या? देखो, ये कहने लगना कि अब तुमने इरादा बदल लिया है। नहीं, मैं इरादा नहीं बदलूंगी, पर मैं थोड़ी चिंतित हूँ। चिंता न करो भारती, मैं तुम्हारी पूरी देखभाल करूंगा। जरूर करोगे, ये मैं जानती हूँ। पर बापू का इस बात से क्या मतलब था कि? भारती, मुझे लगता है कि कल मैं तुम्हारे विवाह में शामिल नहीं हो पाऊंगा। अच्छा, वो बात। अरे वह भूल जाओ, बूढ़े आदमियों को हमेशा कुछ न कुछ लगा करता है। मेरी दादी भी तो ऐसी थी। बापू तुम्हारी दादी नहीं है, और ना वो नासमझ बूढ़े आदमी हैं। लगता है तुम्हारे विवाह में पुरोहित बनना
मैंने जल्दबाजी में स्वीकार कर लिया। देखो, तुम बापू को वैसे नहीं जानती जैसे मैं जानती हूँ। उनमें सत्य के लिए जन्मजात प्रवृत्ति है और उनकी अंतःप्रज्ञा इतनी सच्ची और पक्की है कि मुझे डर लगता है। मैं उस समय उपस्थित रहना चाहता जरूर हूँ, पर पता नहीं, भगवान ने चाहा तो आऊंगा ही, अन्यथा मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है। पर याद करो, अंतिम बात उन्होंने क्या कही थी? जो हो, पर अपना विवाह तुम किसी भी कारण से टालना मत, याद रहे। नहीं भूलूंगी, पर उनकी अंतिम बात यही नहीं थी। मुस्कुराओ और मुझे जाने दो, मुझे देर करना पसंद नहीं। चलो हम लोग चलें, उन्हें देर हो रही है। गांधी जी भारती के विवाह में शामिल न हो सके, क्योंकि श्री राम और भारती को अपने सुख में मग्न छोड़कर जैसे ही महात्मा जी ऊपर मंच पर चढ़े, एक आदमी ने निशाना साध कर गोली चला दी। 2 धड़ाके और हुए, महात्मा जी मंच पर गिर पड़े और वे हमारे बीच नहीं रहे। महात्मा की प्रतीक्षा। अभी आप R.K. नारायण के अंग्रेजी उपन्यास वेटिंग फॉर महात्मा के रेडियो नाट्य रूपांतर की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। नाट्य रूपांतरकार थे K.P. रंगाचारी और हिंदी अनुवाद किया था नेमीचंद्र जैन ने। इस नाटक के निर्देशक थे दीनानाथ। ध्वनि संयोजन कृष्ण कुमार नरूला का था और संगीत रचना अमर शास्त्री का। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई।